अगला जो टॉपिक है वो है केपी व केसी व केपी में संबंध। तो मान लो एक अभिक्रिया है ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट क्रिया करके क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। सी और डी पुनः रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ए और बी, अर्थात दोनों के बीच में क्या स्थापित हो गया, साम्य स्थापित हो गया, है ना। और साम्य में अगर हम देखें, अगर अभिक्रिया वेग को देखें तो क्या आ जाएगा आर एफ, पश्च अभिक्रिया यानी वेगवान अभिक्रिया को देखें तो क्या आ जाएगा आर बी। अब देखो द्रव्यनुपाती क्रिया नियम के अनुसार इस अभिक्रिया को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्या था अपने पास में, अगर हम नॉर्मली देखें कि अगर अभिक्रिया वेग है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट्स के सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यही था। इसी प्रकार से इसको क्या लिखें, आर एफ इक्वल टू लिखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में K1 यानी अभिक्रिया स्थिरांक आ जाएगा, और अपने पास में क्या आ गया, ए की सक्रिय सांद्रता बी की सक्रिय सांद्रता, इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो क्या आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, उत्पादों की सक्रिय सांद्रताओं के गुणनफल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर बी इक्वल टू K2, क्या आ जाएगा सी की सक्रिय सांद्रता डी की सक्रिय सांद्रता। और अब क्या लिखें इसको, यदि हम समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, K1 ए की सक्रिय सांद्रता बी की सक्रिय सांद्रता इक्वल टू K2 सी की सक्रिय सांद्रता डी की सक्रिय सांद्रता, या हमारे पास में क्या आ जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। और केस अगर हम K1 और K2 को रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, K1 अपॉन K2 किसके इक्वल आ जाए, Kc। Kc क्या है यहाँ पर, रासायनिक साम्य स्थिरांक है। क्या है ये, रासायनिक साम्य स्थिरांक है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यदि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kc भी क्या रहेगा, स्थिर यानी कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, Kc। तो हम क्या लिख सकते हैं, Kc इक्वल टू उत्पादों की सक्रिय सांद्रता अपॉन क्या आ जाएगा, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता। यदि अपने पास में इसको इस प्रकार से इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 4th, यदि अपने पास में इनके साथ में रस समिति गुणांक लगे हों, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने पास में मान लो कोई अभिक्रिया प्रोसीड होती है 2A प्लस बी और प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस 2D, इस तरह से कोई अभिक्रिया प्रोसीड हो रही है और समय स्थापित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में ये जो अपने पास में टू दिए हुए हैं या जो भी है, इन्हें कहते हैं रस समीकरण गुणांक। ठीक है, तो रस समीकरण गुणांक हैं, अगर ये दिए गए हों, या हम ऐसे कह दें ए की संख्या, ए अणुओं की संख्या ज्यादा हो या बी अणुओं की संख्या 1 से अधिक हो, तो इस अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए सपोज करो हमारे पास में क्या है, M1 अणु मोलिक्यूल्स ऑफ ए प्लस M2 मोलिक्यूल ऑफ बी। ठीक है, समय स्थापित करने के साथ में N1 मोल ऑफ C प्लस N2 मोल ऑफ D के बीच में समय स्थापित कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को अगर हम के लिए हम क्या लिखें, Kc लिखें, तो क्या आएगा, Kc लिखते समय हमारे पास में क्या आ जाएगा, Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता बटा में क्या आ जाएगा, अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता। अब देखो उत्पादों की जो सक्रिय सांद्रता है, उत्पादों की जो सक्रिय सांद्रता है, अब इनके साथ में क्या दिए गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या आ जाएंगे, इनके घातांक में लगा देते हैं। जैसे यहाँ उत्पादों के लिए क्या है N1 N2, तो इसके लिए N1 और N2। अभिकारकों के लिए क्या लगा देंगे, M1 M2। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारे पास में, 5th हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या है दी गई क्रिया के लिए क्या निकाल लेते हैं, Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं, रासायनिक साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Kc क्या है, रासायनिक साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक यानी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अगर ये हमारे पास में कोई गैसीय रिएक्शन दी गई हो तो उसके लिए Kp की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई गैसीय मॉलिक्यूल्स हैं, वही M1 मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस M2 मॉलिक्यूल ऑफ B। ठीक है, और समय स्थापित कर रहे हैं N1 मॉलिक्यूल ऑफ C प्लस N2 मॉलिक्यूल ऑफ D के बीच में समय स्थापित हो रहा है।
अगर ये हमारे पास में गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या लेते थे केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या कि हम कॉन्सेंट्रेशन को काम में लेते थे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर काम में लेते हैं प्रेशर काम में लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो Kp इक्वल टू क्या आता है, ध्यान रखना, P किसका, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता लिख रहे थे ना, तो उत्पादों का आंशिक दाब, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, आंशिक दाब ऑफ C, आंशिक दाब ऑफ D उत्पादों का, और साथ में क्या है, अभिकारकों बटा में क्या आ जाएगा, अभिकारकों का आंशिक दाब आ जाएगा। तो इनके लिए मोलों की संख्या दी, मॉलिक्यूल की संख्या दी गई है। तो मॉलिक्यूल कितने हैं, अगर इसको ऐसे लिखें तो क्या आ जाएगा N1, ये क्या है N2, और ये क्या है M1, और ये क्या है M2, और ये समीकरण मान लेते हैं अपने पास में 6 है। यदि हम देखें किसके अनुसार, आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार, आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार, तो क्या होती है PV इक्वल टू NRT, या P इक्वल टू क्या आ जाएगा NYV/RT। अब देखो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, यानी NYV इक्वल टू होता है C। तो अपने पास में ग्राम मोल क्या हो गई है, सांद्रता हो गई। C क्या है यहाँ पर, ग्राम मोल सांद्रता है, ग्राम मोल सांद्रता है। तो अगर हम क्या है इस इक्वेशन के अंदर अगर इस टर्म को रिप्लेस किया जाए ABCD को, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, तो देखिए मान लो अपने पास में क्या दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट के लिए बात करें A के लिए, तो क्या आ जाएगा A की सक्रिय सांद्रता RT। इसी प्रकार B की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा B सक्रिय सांद्रता RT। इस प्रकार से क्या ABCD को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता, और साथ में क्या था RT था ना यहाँ पर, तो RT साथ में आ जाएगा। इसके लिए कितने मोल है N1 मोल, इसके भी क्या हो जाएंगे N1 मोल्स। इसी प्रकार से दूसरा है D, यानी उत्पाद D की सक्रिय सांद्रता N1, और ये क्या आ जाएगा RT, इसके लिए नहीं N2, और ये भी N2। इसी प्रकार से अभिकारकों के ले लेंगे, अभिकारकों के लिए क्या है, दी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं M1 मॉलिक्यूल्स, RT के भी क्या हो जाएंगे M1 मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या आ जाएगा B अभिकारक हैं, इसके भी कितने अपने पास, इसके भी क्या है M2 मॉलिक्यूल्स, और RT के भी क्या है M2 मॉलिक्यूल्स है। अब देखो यहाँ पर RT क्या निकाल लें हम, कॉमन निकाल लें, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इस प्रकार से, C की सक्रिय सांद्रता D की सक्रिय सांद्रता, ठीक है, बटा में क्या आ जाएगी A की सक्रिय सांद्रता, साथ में इनके जितने भी मित्रों गुणांक है, यानी मोलों की संख्या, मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो साथ में लिख देंगे घातांक के रूप में। तो क्या आ जाएगी इस प्रकार से, RT ऊपर कॉमन निकाल लेते हैं, RT क्या आ जाएगा, दोनों घातांकें क्या है गुणा में है, तो क्या हो जाएगी N1 प्लस N2 जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से नीचे भी RT है, ये क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 दोनों जुड़ जाएंगी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा Kp, या इसको हम क्या लिखें, ये टर्म देखें अपने, ये टर्म देखें, ये किसके बराबर थी, Kc के बराबर थी। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस प्रकार से, कि Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा Kc, और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है RT, इसको हम कंबाइंड लिख लें, यानी N1 प्लस N2 ऐसे लिखा, अपॉन क्या है RT M1 प्लस M2, ठीक है। अब क्या है इसको ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा Kp इक्वल टू Kc, क्या आ जाएगा RT, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या, अभिकारक के मोलों की संख्या, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या Kp इक्वल टू Kc, RT के घात में क्या लगा देंगे डेल्टा N। डेल्टा N यहाँ पर क्या है, यानी RT की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा N की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो Kp और Kc में जो रिलेशन है अब इस पर डिपेंड कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा N है क्या, डेल्टा N में क्या था, ये देखो उत्पाद अणुओं की संख्या, उत्पाद अणुओं की संख्या माइनस माइनस क्या होगा अभिकारक अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, जिससे क्या हम क्या कर सकते हैं डेल्टा N की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है Kp और Kc में क्या निकालते हैं संबंध।
अब बात आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो भी अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला डेल्टा एन निकाला, और डेल्टा एन में क्या था कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ किसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस क्या है रिएक्टेंट, ये था ना। अब देखिए मान लेते हैं अपने पास में कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या होगा, वहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने, मान लो रिएक्शन है हाइड्रोजन की, रिएक्शन किससे करवा रहे हो आयोडीन से, तो क्या बन रहा है सामने यहाँ पर 2HI। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के 1 और 1 2 यानी इनके 2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे कितने बन रहे हैं 2 मोलिक्यूल। इसका मतलब क्या है यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0, क्यों, प्रोडक्ट भी 2 है और रिएक्टेंट भी कितने हैं 2, तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा 0। अब 0 आ गया अपने पास में, तो केपी और केसी में संबंध क्या होगा ये पूछा जाता है। जब डेल्टा एन 0 तो केपी और केसी में संबंध क्या है, तो केपी और केसी में संबंध क्या रहेगा, ये देखो केपी इक्वल टू क्या है केसी, यहाँ पर आरटी क्या है आरटी, और इसकी घात क्या है डेल्टा एन, और ये वैल्यू क्या हो गई अब अपने पास में, क्या डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0, तो इसके बराबर क्या आ गया 1। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा केसी, यदि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 0 है, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो केपी क्या होगा केसी के बराबर होगा। अब इस तरह की क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से यदि वहां पर दे रखा हो डेल्टा एन की वैल्यू को दे रखी हो, मान लो डेल्टा एन की वैल्यू 1 दे रखी, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसे होगा, पॉजिटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट की अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की अणुओं की संख्या क्या होगी कम होगी, और डिफरेंस क्या आएगा इनका पॉजिटिव आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं अपने पास में, मान लो एग्जांपल है PCl5 और साथ में स्थापित करके क्या बढ़ाता है PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है। तो यहाँ पर इसके एक मोलिक्यूल, इनके कितने बने 2 मोलिक्यूल। तो अपने पास में डेल्टा एन क्या आ गया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कितने मोलिक्यूल है 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 1, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, यानी +1 की वैल्यू आ गई। तो अब अपने पास में क्या है डेल्टा एन इक्वल टू क्या आ गया +1। तो अगर हम केपी और केसी में संबंध देखें, केपी इक्वल टू क्या है केसी, क्या है यहाँ पर आरटी, और यहाँ पर क्या है डेल्टा एन इसके घात में लगा हुआ है। तो अगर हम डेल्टा एन को घात में देखें यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है 1, इट मीन्स अपने पास में केसी और इसके गुणनफल है वो इसके बराबर है, इसलिए केपी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन केसी, केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो इस प्रकार से यदि अपने पास में डेल्टा एन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव कोई वैल्यू दे रखी हो 1 2 3 कुछ भी दे रखा हो, लेकिन वो पॉजिटिव है तो केपी क्या होगा ग्रेटर देन केसी होगा। ऐसे ही और देखते हैं अपन, यदि डेल्टा एन की वैल्यू क्या दे रखी हो नेगेटिव दे रखी हो, या -1 दे रखी हो -2 दे रखी, कितनी भी दे रखी हो लेकिन नेगेटिव है, तो उसके लिए अपन क्या करें, मान लो अपने पास में एक रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं हाइड्रोजन से, और समय अवस्था क्या बनाता है ये अमोनिया बनाता है, संतुलित करने पर अभिक्रिया हमारे पास में ये प्राप्त होती है। अब देखें यहाँ पर देखें तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 4 मॉलिक्यूल, इसके कितने हैं 2, तो अपने पास में डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट हैं कितने 2 और रिएक्टेंट कितने हैं 4, तो रिजल्ट क्या आ गया -4 आ गया मान लो, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। इट मीन्स अब अपने पास में क्या होगा, यानी Kp इक्वल टू Kc और RT की घात जो दे रखी है डेल्टा एन, ये क्या आ गई नेगेटिव आ गई। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा Kc बटा में RT। इट मीन्स इसको क्या करते हैं डिवाइड करने पर इसके बराबर होता है, इसलिए Kp इज लेस देन Kc, यानी Kc इज ग्रेटर देन Kp, है ना। तो यदि ये कब संभव होगा, जब डेल्टा एन इक्वल टू क्या है नेगेटिव। तो इस प्रकार की डेल्टा एन की वैल्यू देकर केपी और केसी में संबंध डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या कोई अभिक्रिया दे देते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन लें अपन और इनको क्या करें भाई, इसको क्या करें मैच करें, तो मैच करके बताइए। तो अपने क्या है देखो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो एक अभिक्रिया हो रही है N2 प्लस O2 और समय अवस्था क्या बना रहा है 2NO, ठीक है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया हो रही है क्या PCl2 प्लस PCl3 Cl2 और क्या बना रहा है 2PCl
PCl5। इसी प्रकार से कोई अभिक्रिया हो रही है N2 प्लस H2 और क्या बन रहा है 2NH3। तो इस तरह से कोई अभिक्रिया दे दे और वो कह दें यहाँ पर कि ABCD से क्या करें, आप मैच करें या सीधा आंसर बताएं, तो किस प्रकार से अपन देखेंगे। डेल्टा n इक्वल टू 0, एक और लिख दें अपन डेल्टा n इक्वल टू 0 और एक अपने पास में आ जाएगा डेल्टा n इक्वल टू क्या है नेगेटिव। तो मैच करना है, हमें पता है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हो रहे हैं, तो डेल्टा n क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पर भी देखो 2 है, इधर भी कितने अपने पास में 2 बन रहे हैं, सॉरी ये 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है और यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। तो PCl3 और PCl2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं PCl5 1 बना रहे हैं। तो 1 - 2 कितना आ जाएगा, एक और वैल्यू ले रहे हैं हम माइनस नेगेटिव की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू को देखिए हम नेगेटिव और इसकी देखिए अपने 2 - 4 ये भी क्या है नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपने क्या इनको मैच कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू डेल्टा नेगेटिव दे रखी है, किसकी 0 दे रखी है। किसी तरह से वो क्वेश्चन है वो अपने से पूछ सकता है। तो ये है हमारे पास में केपी और केसी। और केपी और केसी की यूनिट भी ध्यान रखना, केसी की यूनिट जो होती है वो किस पर डिपेंड कर गई, सांद्रता के डेल्टा घात यानी डेल्टा एन घात पर डिपेंड करती है। सांद्रता को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स, ठीक है। और इसकी क्या है डेल्टा एन घात। अब डेल्टा एन की वैल्यू जो होगी उस पर क्या है, केसी की बाकी के मान डिपेंड कर जाएंगे, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सांद्रता की घात क्या होती है डेल्टा एन। ऐसी केपी की अगर हम यूनिट की बात करें तो केपी की यूनिट होती है वायुमंडल, या इसको लिखते हैं एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की क्या लगा देंगे, हमें डेल्टा एन घात लगा देंगे, यानी इस पर डिपेंड कर जाएगी। तो ध्यान रखना वहां पर केपी और केसी की यूनिट भी पूछे तो या तो वहां पर लिखा होता है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल और इधर लिखा होता है केसी के लिए सांद्रता। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को बताइए कि पूरा सिलेबस या एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके होगा। थैंक यू।